हेलो दोस्तों, आज के हमारे ऑनलाइन लेक्चर में मैं जयदीप त्रिवेदी आप सबका संस्कृत टीचर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे संस्कृत व्याकरण के बारे में। कई छात्रों का मानना है कि संस्कृत व्याकरण में कुछ समझ में नहीं आता, तो ऐसे कुछ छात्रों के अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले दिन से ही आप लोगों को संस्कृत सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगे इसलिए संस्कृत का वीडियो लेक्चर बनाया है। मुझे पक्का यकीन है कि यदि आप इस लेक्चर को यदि ध्यानपूर्वक रसपूर्वक पढ़ेंगे तो आपकी जो संस्कृत व्याकरण के बारे में सोच है वह अवश्य ही बदल जाएगी। दोस्तों, संस्कृत ग्रामर इसका कुछ बेस है। यदि हम इस बेस को समझ लेते हैं तो हमारे लिए संस्कृत सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। खास करके मैं बात करूँ तो ऐसे कुछ टॉपिक जिनमें खास करके क्रियापदानी यानी कि क्रियापद के जो रूप है वो हमारे लिए सबसे पहले बहुत ही अहमियत रखते हैं। यदि मैं बात करूँ कि क्रियापद के बारे में तो इसका जो मार्किंग है वह 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा दोनों में यदि मैं कहूँ कि बिल्कुल बराबर है। 9वीं कक्षा में भी एनुअल एग्ज़ाम में इसके 3 मार्क होते हैं और एसएससी बोर्ड के जो एग्ज़ाम ली जाती है उसमें भी विभक्ति के 3 मार्क होते हैं और क्रियापदानी जो है इसके 4 मार्क होते हैं। दोस्तों, क्रियापदानी के जो 4 मार्क है तो ये 4 मार्क आप कैसे प्राप्त करते हैं? तो ये 4 मार्क के लिए आपको 8 में से जो पढ़ाया गया है वही और 9th में जो आप पढ़ेंगे वही आपको 10वीं कक्षा में उपयोगी होगा। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि 8वीं कक्षा में वर्तमान काल पढ़ कर आए हैं, तो चलिए हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। पहले पढ़ते हैं वर्तमान काल, ठीक है। तो ये है हमारा वर्तमान काल। दोस्तों, वर्तमान काल जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, हर जो क्रियापद के रूप होते हैं वो क्रियापद में 2 पद होते हैं। पहला जो होता है वो परस्मयी पद होता है, दूसरा होता है वो आत्मनेय पद होता है। पहले हम बात करेंगे परस्मयी पद के बारे में। मैं आप सबको बता देता हूँ कि ये जो किसी भी क्रियापद के रूप हम पढ़ते हैं तो उसमें पहले वचन व्यवस्था और पुरुष व्यवस्था इन 2 बातों को ध्यान में रखा जाता है। पहले जो वचन व्यवस्था होती है उसे एक लाइन में, जैसे हम कहें कि एक लाइन में लिखते हैं। यहाँ जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक वचन, इसके बाद दो के लिए द्विवचन और इसके बाद बहुवचन। ऐसे जो पुरुष व्यवस्था है इसे हम रो में लिखते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है उत्तम पुरुष, इसके बाद है मध्यम पुरुष और इसके बाद है अन्य पुरुष। तो ये वर्तमान काल, इसमें हम बेसिक से शुरू करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि कब कौन सा पुरुष और कब कौन सा वचन वाक्य के अंदर प्रयुक्त होता है। सबसे पहले हम बात करें उत्तम पुरुष एक वचन के बारे में। दोस्तों, तो उत्तम पुरुष एक वचन कब प्रयुक्त होता है? उत्तम पुरुष यानी कि मैं आपको कहूँ उत्तम पुरुष यानी कि बोलना, जो व्यक्ति खुद के बारे में यदि बात करता है तो वह है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि बोलने वाला, ठीक है। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाला। और अन्य पुरुष यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है वह बोलना और सुनने वाला, उन दोनों के अलावा जिसके बारे में हम बात करते हैं वह है हमारा अन्य पुरुष। जैसे कि मैं कहूँ कि सचिन तेंदुलकर, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, यदि किसी एक के बारे में बात करता हूँ तो वह अन्य पुरुष एक वचन होता है। दोस्तों, किसी भी एक इंसान के लिए प्रयुक्त होता है एक वचन। एक वस्तु या एक पदार्थ के लिए प्रयुक्त होने वाला वचन है एक वचन। यदि हम एक से आगे 2 ऐसा कहेंगे तो संस्कृत में 2 या 2 से अधिक के लिए प्रयुक्त होता है 2 के लिए प्रयुक्त होता है द्विवचन। और 2 से अधिक
2 से अधिक किसी को प्रश्न होगा कि कितने, तो 2 से अधिक चाहे वह 3 भी हो या अनगिनत हो, तो उन सब के लिए प्रयुक्त होता है बहुवचन। ठीक है, इसके प्रत्यय जो एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं, इसके प्रत्यय की एक एक यहाँ वीडियो स्लाइड है, मैंने आपके सामने पेश की है। यदि आप इनमें प्रत्यय जो पीछे लगता है, इन प्रत्यय को ध्यान में रख लेते हैं तो आपके लिए आपका ये कार्य है वह बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके प्रत्यय कुछ इस प्रकार है कि मैं, वह, मह, से, थह, थ और ते, तह, अंति। दोस्तों, खास करके मैं आपको बता दूं कि ये प्रत्यय आपको ऐसे पूछे नहीं जाते कि वर्तमान काल के प्रत्यय लिखिए या मी व म वाले प्रत्यय लिखिए। मैं यहाँ अपना एक जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा ये मानना है और मैंने ये देखा भी है कई जगह कि मैं यदि 9वीं या 10वीं कक्षा में जब पढ़ाने के लिए जाता हूँ और मैं स्टूडेंट को ऐसा बोलता हूँ कि आप वर्तमान काल परस्मैपदी के प्रत्यय बोलिए, तो कई छात्र हैं वह संकोच करते हैं। उसे शायद पता है कि वर्तमान काल परस्मैपदी के प्रत्यय पता है, मगर उसे ये पता नहीं कि उसे क्या पता है, क्योंकि उसे मी व म आता है, मगर उसे मी व म ये क्या है, ये वर्तमान काल का कौन सा रूप है, ये पता नहीं होता। तो समस्या जो है वो यहाँ खड़ी होती है। तो दोस्तों, मैं इसके लिए आपको बताता हूँ कि आपको ये प्रत्यय करने हैं, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि यह जो प्रत्यय आप करते हैं तो इसके लिए एक इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ रखा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है पठ धातु का। क्या है कि पठामि, पठावह, पठामह, पठसि, पठथः, पठथ, पठति, पठतः और पठन्ति। ये हो गया हमारा वर्तमान काल। मगर दोस्तों देखिए, यहाँ मी व म प्रत्यय है, मगर दिक्कत तब होती है कि जब आपके सामने मी वाले 2 ऑप्शन आ जाते हैं, 2 विकल्प में मी होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि वर्तमान काल में उत्तम पुरुष एक वचन बताइए, और आपके सामने 3 विकल्प है, पठमि, पठावह और पठामि। तो कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि पहला ऑप्शन, पहला जो विकल्प है उसमें पठनी या पठमी वो जब देखते हैं तो आगे के विकल्प पढ़ते भी नहीं और बिन जरूरी जो जल्दी में लिखने बैठ जाते हैं, तो इसके कारण उसका आंसर गलत हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए कि पठमी है तो ये गलत आंसर होगा, क्योंकि आंसर क्या आएगा, तो कहते हैं पठामी आएगा, पठामी करना है। तो इसके लिए अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो आपको नोट कर लेना है कि ये जो नियम मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये नियम आपको किसी ग्रामर या व्याकरण के कोई भी बुक आप ले लीजिए उसमें नहीं मिलेगा। ये नियम खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, अपने आप बनाया है। क्यों? क्योंकि आपकी जो समस्या है वो हल हो जाए। सबसे पहले क्या करना है, हमने पढ़ लिया, तो पठ हम जब बोलते हैं पठ, तो ठ में हमें कौन सा स्वर मिलता है, तो आप कहेंगे कि अस्वर। ठ ठ बोलते हैं तो क्या मिलता है, अस्वर मिलता है ना। तो बस यही अस्वर जो मिलता है उसका हमें आ कर देना है। तो पठ का क्या हो जाएगा, पठ का हो जाएगा पठा। तो आप सबको पठ का करना है, पठा। मगर कहाँ करना है, खास ध्यान रखना, पठ का पठा करना है, मगर सिर्फ और सिर्फ उत्तम पुरुष में ही करना है, ना कि अन्य कोई पुरुष में। उत्तम पुरुष में आप पठ का करेंगे, पठा, और पठा होने के बाद आपको वो जो प्रत्यय है कि मैं, वह, म, से, थह, थ,
तीतः अंति, तो ये प्रत्यय उसके साथ आपको लगा देने हैं, तो आपका काम हो जाएगा बिल्कुल ही आसान। अभी इसके साथ मैं आपके लिए कुछ प्रश्न यहाँ से बोल के आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमने देखा कि उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है, तो कि उत्तम पुरुष जब भी आए तब आपको पहले तो आकारांत देखना है, उसके बाद प्रत्यय देखना है। कई बार ऐसा होता है कि प्रत्यय सेम होते हैं मगर आकारांत नहीं होता, तो आकारांत जिसमें नहीं किया तो वो उत्तम पुरुष में गलत होगा। तो ये बात को खास आप ध्यान में रखना। दूसरा प्रश्न मैं यहाँ से आपके सामने रखता हूँ कि कथ का मतलब होता है कहना। कथ जो क्रिया धातु है उसका मध्यम पुरुष बहुवचन बताइए। तो कथ का मध्यम पुरुष बहुवचन आपको करना है दोस्तों। तो आपके विकल्प इस प्रकार होंगे, कथ, कथ और कथ। तो कई बार मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट यहाँ भी गलती कर बैठते हैं कि कथ पहला जो विकल्प देखते हैं तो आंसर लिखने के जल्दी कर बैठते हैं, मगर ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको देखना है कि कथ तो क्रिया धातु है जिसका मतलब होता है कहना। आपको उसके साथ जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो प्रत्यय ढूंढना है। तो कथ पहला विकल्प, दूसरा कथ थह, तो थह आप कहेंगे कि द्विवचन का प्रत्यय है क्योंकि द्विवचन में विसर्ग लगता है, और बहुवचन में दोस्तों थ प्रत्यय लगेगा। थ प्रत्यय लगेगा तो कथ के साथ थ मिल गया। तो हमने बोला था कि वर्तमान काल में मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय बताइए, तो ये मिल गया आपको आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार वर्तमान काल के क्वेश्चन आंसर आपको पूछे जाते हैं। फिर से मैं प्रश्न बताता हूँ कि कथ जो क्रिया धातु है इसमें हमने मध्यम पुरुष का बहुवचन प्रयोग किया, तो कथ था उसके साथ क्या जुड़ गया, थ, यानी कि कथ थ। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि पठ का पठ थ होता है, तो कथ का होता है कथ थ। ऐसे ही अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि वर्तमान काल में मध्यम पुरुष का एक वचन बताइए। तो मध्यम पुरुष एक वचन, ये तो आपके लिए प्रश्न है वो वेरी इजी हो गया। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या प्रत्यय लगेगा, आप कहेंगे कि सी प्रत्यय लगेगा। तो जो भी आपके पास क्रिया धातु आपको दिया गया है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सी प्रत्यय ढूंढना है। आपने सी ढूंढ लिया तो आपको आंसर मिल गया। देखिए यहाँ अकारांत का आकारांत कुछ नहीं करना है क्योंकि ये मध्यम पुरुष की बात की गई है। ठीक है, ऐसे ही अगला प्रश्न मैं बोलूँ तो कि आपके पास पीब धातु दिया गया है। पीब, पीब का मतलब होता है पीना। पीब धातु भी वर्तमान काल अन्य पुरुष द्विवचन का रूप बताइए। तो वर्तमान काल अन्य पुरुष द्विवचन पीब। तो अन्य पुरुष यानी कि अंतिम पुरुष में आपको जाना है, वहाँ द्विवचन ढूंढना है। तो द्विवचन में दोस्तों प्रत्यय क्या होगा, आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि द्विवचन का जो रूप होता है उसमें विसर्ग लगता है। आपको आता ही है ती तहंती, तो ती है वह एक वचन है, हमें द्विवचन पूछा गया है तो द्विवचन में आएगा तह। तो यहाँ पीब धातु के बारे में मैंने बोला है, तो पिबतः है वह इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार आप तीनों जो क्रिया धातु है इसके बारे में प्रश्न है वह नोट कर सकते हैं। तो ये वर्तमान काल का पहला परस्मय पद मैंने आप सभी के सामने पेश किया है। तो ऐसे ही अब हम बात करेंगे इसका जो दूसरा पद है आत्मनेय पद, इसके बारे में। दोस्तों अब हम बात करेंगे वर्तमान काल के दूसरे पद यानी कि आत्मनेपदी के बारे में। आप इससे पहले 8वीं कक्षा में आत्मनेपदी के प्रत्यय भी पढ़कर आए हैं। आपको ये प्रत्यय आते ही हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके प्रत्यय है वह इस प्रकार है
ई वहे महे से इथे द्वे और ते इते अंते। तो दोस्तों, जब इसका प्रश्न पूछा जाए या तो किसी क्रिया धातु में से प्रयोग किया जाए, तब आपको इसके लिए कुछ एक नियम जो मैं आपको यहाँ से देने वाला हूँ वह खास ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि जहाँ पे ए प्रत्यय लगा हुआ है वहाँ आपको उसके ऊपर मात्रा करनी है। और फिर से मैं नियम बोलता हूँ, ध्यान रखना कि जहाँ ई प्रत्यय लगा हुआ है वहाँ उसके ऊपर आपको मात्रा करनी है। तो यहाँ ई प्रत्यय लगा हुआ है उत्तम पुरुष एक वचन में, ठीक है। तो ई के जगह जिस क्रिया धातु को हम पसंद करते हैं तो उसके पर एक मात्रा लग जाएगी। और यदि हम बात करें कि मध्यम पुरुष में द्विवचन और अन्य पुरुष द्विवचन में आप देखिए ई प्रत्यय तो है मगर इसके साथ थे और ते ये शब्द जुड़े हुए हैं। तो इसका क्या करना है? तो आपको ये शब्द ऐसे के ऐसे लगा देने हैं। जहाँ ई है वहाँ सिर्फ मात्रा करनी है और जो प्रत्यय है पीछे वाला उसको वैसा का वैसा रहना देना है, ठीक है। फिर से मैं ये क्रिया धातु के प्रत्यय आपके सामने पेश करता हूँ। ई वहे महे से इथे द्वे ते इते अंते। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दोस्तों यहाँ आपके लिए लब क्रिया धातु पसंद किया है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि उत्तम पुरुष में ई प्रत्यय है, फिर से दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ई प्रत्यय है, तो मैंने जब लब पसंद किया है तो क्या हो गया? लभे हो गई ना एक मात्रा। और द्विवचन और बहुवचन में उत्तम पुरुष है इसलिए बोल रहा हूँ, खास ध्यान रखना कि हम परस्मय पद के वक्त एक नियम पढ़ चुके हैं कि उत्तम पुरुष में अ का आ करना है। तो यहाँ हम जब लभ बोलते हैं तो हमें वह अ मिलता है, तो हमें लभ का क्या करना है? लभा। तो लभा करके वहाँ प्रत्यय जोड़ देना है। द्विवचन में वहे तो हो गया लभा वहे, और बहुवचन में महे प्रत्यय लगाने से हो गया लभा महे। तो इस प्रकार उत्तम पुरुष के रूप हो गए लभे, लभावहे और लभामहे। दोनों नियम यहाँ प्रयुक्त होते हैं दोस्तों कि ई की जगह ए करना है और उत्तम पुरुष में अ का आ करना है। दोनों नियम यदि आप ठीक से ध्यान में रखकर पढ़ते हैं तो आपका कार्य बिल्कुल ही आसान है। बात करें मध्यम पुरुष के बारे में, मध्यम पुरुष में आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि बहुत ही सरल है कि जैसा कि मध्यम पुरुष का प्रत्यय है से इथे द्वे। तो देखिए आपने लब पसंद किया है क्रिया धातु, तो उसके साथ से लगा देना है। इसके बाद द्विवचन में इथे प्रत्यय है, तो इथे प्रत्यय तो ई के जगह लब के ऊपर हो जाएगी मात्रा, तो हो गया लभे, और थे उसके साथ मिला देना है तो हो गया लभे थे। बहुवचन में कुछ नहीं करना, बहुवचन का प्रत्यय द्वे है तो वह द्वे प्रत्यय आपको लगा देना है लब के साथ, तो हो गया लभद्वे। अन्य पुरुष यानी कि तृतीय पुरुष, इसमें भी आपका कार्य बहुत सरल है, क्योंकि अन्य पुरुष में एक वचन का प्रत्यय देखिए ते प्रत्यय है यहाँ, तो आपको वह उसके साथ लगा देना है तो हो गया लभते। इसके बाद अन्य पुरुष में द्विवचन में इते प्रत्यय है तो इते लगा देना है, तो ई लगाने से हो गया लभे, और ते उसके साथ मिल गया हो गया लभेते। और बहुवचन में हो जाएगा लभन्ते। बहुवचन पर का प्रत्यय दोस्तों खास ध्यान में रखना, लब के साथ अंते लगा हुआ है। अंते तो अ है, वह क्या है? एक स्वर है। तो स्वर जो होता है उसे हम स्वतंत्र रूप से लिखते नहीं हैं, उसे व्यंजन के साथ जोड़ देना है तो हो गया लभन्ते। जैसे मैंने उत्तम पुरुष एक वचन में ए स्वर था तो वह लब जो क्रिया धातु है उसके साथ मिला दिया। जैसे अन्य पुरुष में अंत्य प्रत्यय तो उसमें अस्वर है तो वह भी मिल जाएगा। तो ये सारे रूप इस प्रकार बन गए, लभे, लभावहे, लभामहे, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभते, लभेते और लभन्ते। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रश्न के बारे में।
इसके प्रश्न आपको इस प्रकार पूछे जाते हैं कि पीब धातुभ्य वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन कह। पीब, पीब का मतलब होता है पीना। पीब धातुभ्य वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन कह। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि उत्तम पुरुष एक वचन बोला है। देखिए, आपको एग्जाम में कभी कभार ऐसा होता है कि पद नहीं दिया जाता, तब आपको 3 जो ऑप्शन है वह ठीक से पढ़ने हैं। तो आपके ऑप्शन ये रहा है आपके सामने, पीब ए, पीब ई और पीबे। अब निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पीबे इसका आंसर सही आएगा, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन पूछा है तो इसमें जो ई स्वर लगता है प्रत्यय के तौर पर, तो ई की जगह हो जाती है मात्रा। मगर तकलीफ तब होती है दोस्तों कि कभी कभार हम पूरा ज्ञान प्राप्त करके नहीं जाते, जो कुछ सीखा होता है वह अधूरा सीखा होता है, या तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो होशियार छात्र है वह भी कभी जल्दी जल्दी में गलती कर बैठता है। जैसे कि आपके पास यहाँ ऑप्शन है लभ ए, तो आपने अधूरा ज्ञान यदि प्राप्त किया है कि ई है वहाँ ए करना है, क्योंकि हम उसके ऊपर मात्रा करें तो उसे बोलते तो ए ही है। जैसे हम कहें कि स के पर मात्रा लगने से से, त के पर मात्रा लगने से ते, तो उसे बोलते ए है, मगर ए स्वर है, इसलिए याद रखना कि इसको अलग से लिखना नहीं है। तो ये ऑप्शन ए गलत होगा। दूसरा विकल्प मैंने बोला लभ ई, तो कई बार हम ई प्रत्यय हमें आता है तो वह लगा देते हैं या जल्दी जल्दी में लिख डालते हैं लभ ई। तो यहाँ भी ध्यान रखना है कि ई लगाना नहीं है, ई की जगह पे मात्रा लगानी है, और मात्रा लगाने से हो जाएगा लभे, लभे। ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न के बारे में यदि मैं बात करूँ कि पीब है, सॉरी पीब था तो हो गया पीबे। दूसरे प्रश्न के बारे में यदि बात करें तो दूसरा प्रश्न है वह इस प्रकार है कि चल क्रिया धातुभ्य, चल क्रिया धातुभ्य मध्यम पुरुष द्विवचन कह। चल क्रिया धातु का मध्यम पुरुष का द्विवचन कौन सा है? तो मध्यम पुरुष द्विवचन में आपको प्रत्यय देखने हैं, कौन सा प्रत्यय लगेगा? इथे। तो आपका कार्य आसान है। जैसे कि चल आपके पास है पहले से, तो ई के जगह आपको कर देनी है मात्रा, तो चल के साथ ई मिल गया, हो गया चले, और थे लगा देने से हो गया चले थे। ये मिल गया आपका आंसर। अगले प्रश्न के बारे में मैं बात करूं कि वर्तमान कालस्य अन्य पुरुष बहुवचनस्य रूपः कः। तो अन्य पुरुष बहुवचन, तो यहाँ आपको क्रिया धातु नहीं दिया गया, तो आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। क्रिया धातु दिया होता है तो आप अपने आप उत्तर लिख सकते हैं बना के, मगर जब नहीं दिया होता तो आपको ऑप्शन निश्चित तौर पर देखने पड़ते हैं। तो आपके ऑप्शन आपके सामने है, नमते, नमेते और नमनते। तो नमनते इसका आंसर आएगा दोस्तों, आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि अन्य पुरुष में बहुवचन के बारे में हमें पूछा गया है। अन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय होता है अंत्य, और नाम क्रिया धातु है तो उसके साथ अंत्य मिला देने से हो गया नमनते। ठीक है, तो बहुत ही सरल है, बहुत ही ईजी है, आप बहुत आसान तरीके से इसे याद रख सकते हैं। और एक बात जो आपके फ़ायदे की बात है वो मैं आपको बता दूं, यदि आप वर्तमान काल ठीक से तैयार करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि आपको वर्तमान काल के अलावा दूसरा जो क्रिया धातु पूछा जाता है क्रियापद का रूप सामान्य भविष्य काल, वह भी आप ठीक से कर पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना। वर्तमान काल के जो क्रिया धातु है वही सामान्य भविष्य काल में भी लागू होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ जैसे कि आपने मी वह मह और ये वह मह वाले रूप तैयार किए हैं, इसके आगे श्य प्रत्यय लगा देना है, श्य। और नियम जहाँ जहाँ वर्तमान काल में प्रयुक्त हुए हैं उस नियम को वहाँ जोड़ते जाना है। यदि आप इसे ध्यान से करेंगे
तो वो आपके लिए बिल्कुल आसान है। और इस प्रकार आप दोनों क्रिया धातु के 2 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों हमारे अभ्यासक्रम में हमें 3 क्रिया धातु का अभ्यास करना है, 3 क्रियापद का, वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल और हस्तन भूतकाल। 3 में से 2 एक दूसरे पर आधारित है। आप वर्तमान काल पहले करते हैं तो सामान्य भविष्य काल आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये सामान्य भविष्य काल के मार्ग के बाद, इसके बात करने के बाद वर्तमान काल याद रखने की एक शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए, ये प्रत्यय आपको आते हैं, मैं यहाँ कुछ आपको नया सिखाने वाला नहीं हूँ, कुछ नया हम करते नहीं हैं। आपके पास जो ज्ञान पड़ा हुआ है हम उसे ही बाहर निकालते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ई वह मह से थे द्वे ते प्रत्यय आपको आते हैं, मगर आपको ये पता नहीं है कि आपको क्या आता है। जैसा मैंने परस्मय पदी के वक्त बोला दोस्तों, कि आज से 10 साल या 12 साल पहले पढ़ के किसी इंसान को आप पूछिए तो वो बोलेगा ई वह मह आता है, मगर ई वह मह वो वर्तमान काल में कौन सा पद है वो उसे पता नहीं होता, क्योंकि उसने सिर्फ रटा है। में रटना नहीं है, याद रखना है और इसके साथ कुछ सीखना है। तो इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि वर्तमान काल परस्मय पद में जैसे मैंने एक सूत्र आपको दिया कि व प में, व यानी कि वर्तमान काल, प यानी कि परस्मय पद और में यानी कि में वह मह से शुरू होने वाले प्रत्यय। ऐसे ही आत्मनेपदी में दोस्तों हम कहेंगे व आ ई व है, व आ ई व है। तो यहाँ व यानी कि वर्तमान काल, आ यानी कि आत्मनेपद, ई यानी कि ई प्रत्यय, वह यानी कि वह प्रत्यय जो उत्तम पुरुष में एक वचन और द्विवचन के प्रत्यय है। तो यहाँ ई वह का मतलब हमें दोस्तों ऐसा लेना है कि ई वह महे से शुरू होने वाले प्रत्यय, या हम ऐसा कहें कि ई वह महे वाले प्रत्यय। तो आप ये सूत्र एक यदि याद रख ले कि व आ ई व है, तो आपके लिए वर्तमान काल आत्मनेपद का जो टॉपिक है वह भी बहुत ही सरल और बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी को ये वर्तमान काल के प्रत्यय समझ में आए होंगे और आप ध्यानपूर्वक इसके उत्तर भी अपने आप लिख सकते हैं।